हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके सर में। आज हम बताने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। भारतीय राजनीति के अध्ययन के मार्क्सवादी तथा गांधीवादी उपागमों की तुलना कीजिए। गाइस, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। परिचय है इनका। 17वीं और 18वीं सदी के दौरान पश्चिमी देशों में कारखानों की स्थापना और पूंजीवादी। तो 17वीं और 18वीं सदी के दौरान जो पश्चिमी देश है यानी यूरोपियन कंट्री, उसमें कारखानों की स्थापना होने लगी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बढ़ने लग गए थे। तो उत्पादन व्यवस्था के परिणाम स्वरूप मजदूरों की जो दशा थी वो क्या हो गई, बिगड़ने लग गई। और कारखानों में जो प्रवेश करने वाले मजदूर थे उन्हें सब प्रकार से अलग अलग तरीक़ों से उसके साथ शोषण किया जाने लगा। काम के घंटे लंबे होने लगे। गंदी बस्तियों में जीवन और कमज़ोर खराब व्यवस्था इत्यादि, मतलब गंदी बस्तियों में उसको रहने के लिए दिया जाता था और जीवन मतलब और कमज़ोर और ख़राब स्वास्थ्य व्यवस्था भी उनके साथ ऐसा होता था। उसके बाद है इसका परिणाम स्वरूप मजदूरों का शोषण और अमीर और गरीब में निरंतर बढ़ता गया लगातार। उसके बाद क्या हुआ, जो शोषण हुआ, शोषण के बाद जो अमीर और गरीब के बीच जो है वो दूरियाँ बढ़ने लग गए, निरंतर लगातार उसके साथ बढ़ने लग गए। उसके बाद आर्थिक असमानताएँ, अवनति और अलगाव। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने पूंजीवादी के दुष्प्रभावों को स्पष्ट रूप से अनुभव किया। इस बात को लेकर के कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने दुष्प्रभाव, इस तरह के दुष्प्रभाव, ये पूंजीवाद का मतलब हुआ जो पूंजीपति लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, तो पूंजीवाद का जो दुष्प्रभाव था उसको स्पष्ट रूप से उन्होंने अनुभव किया था। और इस प्रक्रिया में वैज्ञानिक समाजवाद और मार्क्सवाद के नाम पर लेकर आए थे। और मार्क्सवादी दर्शन में मार्क्स और एंजल्स ने के बाद योगदान देने वाले इनमें कई अतिरिक्त भी आए थे इतिहासकार। इसमें लेनिन भी आए थे, माओ भी आए थे, चीन के थे, वो सम्मिलित हुए थे। उसके बाद अलगाववाद का अर्थ क्या होता है? अलगाववाद का अर्थ होता है अकेलापन, विरक्ति, उदासीनता, संबंध विच्छेद। और मार्क्सवाद में अलगाववाद का अर्थ होता है अपने व्यक्ति अपने आप को यानी आपको क्रियाकलापों और स्वयं से अलग थलग पाता है। जो भी चीज़ें होती है मार्क्सवाद के हिसाब से, जो अलगाववाद का अर्थ होता है उसमें व्यक्ति अपने आप को क्रियाकलापों और स्वयं के साथ अलग थलग पाता है। और उसके बाद है मार्क्सवाद और इसके मूल सिद्धांत क्या है। मार्क्सवाद जो है वो मजदूर वर्ग का राजनीतिक दर्शन है, जैसे उदारवाद पूंजीवादी वर्ग का राजनीतिक दर्शन। उदारवाद में जो है वो पूंजीवादियों को ज़्यादा भाव दिया गया, लेकिन जो मार्क्सवाद है वो मजदूरों का राजनीतिक दर्शन कहलाता है। और यह सामाजिक परिवर्तन का एक सिद्धांत है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन क्यों होते हैं, किस प्रकार से परिवर्तन के प्रभाव में आते हैं। सामाजिक परिवर्तन में भौतिक कारकों के कारण होते हैं और ऐसे कई तरीक़ों से होते हैं जिसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी कहा जाता है। मार्क्सवाद के मूल अवधारणाएं कई प्रकार के होते हैं। तो उसमें पहला है दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता। इसका पहला सिद्धांत है मार्क्सवाद का, जिसमें हम चारों ओर जो भी कुछ देखते हैं उसके कारण प्रभाव का संबंध होता है। उसमें कारण और प्रभाव का बिल्कुल संबंध होता है। उत्पादन के संबंध में लोगों के बीच भौतिक संबंध होता है, जबकि समाज के आधार के रूप में कारण प्रदान करते हैं। समाज का जो आधार होता है उसमें कारण प्रदान करते हैं, जबकि उत्पादक की ताकत प्रभाव का निर्माण करती है। जो उत्पादक का जो ताकत है वो प्रभाव का एक निर्माण करता है। इसका दूसरा पॉइंट ये है कि वास्तविक विकास सदैव भौतिक विकास होता है, यानी जो वास्तविक विकास होता है वो हमेशा भौतिक विकास होता है। यानी आर्थिक विकास उत्पादक ताकतों का प्रगतिशील विकास होता है, जबकि विकास के प्रगतिशील स्तर की ओर संकेत करता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है इसका भौतिक यानी आर्थिक घटक व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक दोनों में ही प्रमुख घटक होते हैं। चौथा पॉइंट इसका है मनुष्य सामाजिक भौतिक विकास की विशेष अवस्था में पैदा होता है। मतलब मनुष्य जो होता है वो सामाजिक और भौतिक विकास की एक विशेष अवस्था में पैदा होता है, अर्थात ऐसी सामाजिक स्थिति जो अपने स्वतंत्र अस्तित्व में है। मतलब ऐसी सामाजिक स्थिति होती है जो स्वयं को स्वतंत्र होते हैं, यानी स्वतंत्र के अस्तित्व में होते हैं। और सक्रिय होने के कारण मनुष्य अपनी सामाजिक स्थिति स्वयं निर्माण करवाता है। सक्रिय होने का मतलब उस इलाके में जब रहने लग जाते हैं तो मनुष्य जो अपना स्थिति है, सामाजिक स्थिति, वो खुद तैयार कर लेता है। मार्क्स ने कहा था कि मनुष्य इतिहास में पैदा होता है परंतु वह इतिहास बनाता है। अब कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि मनुष्य जो है वो इतिहास में पैदा होता है, यानी जिस ईस्वी में पैदा हुए तो इतिहास हुआ,
और वो खुद इतिहास बनाता भी है। पांचवा पॉइंट इसका सामाजिक वर्ग, विशेष रूप से विरोधी वर्ग अपने संघर्ष माध्यम से और क्रांति की प्रक्रिया का अनुसरण करके ही आगे बढ़ता है। अब कोई विशेष वर्ग जो होता है या विरोधी वर्ग जो होता है वो ऐसे ही नहीं बढ़ जाता है, उसके लिए क्रांति करना पड़ता है। क्रांति के अनुसरण को ही आगे करके वो आगे बढ़ता है। इसी कारण मार्क्सवादी कहते हैं कि प्रत्येक आने वाले समाज पिछले समाज से बेहतर होता है। यानी आज से पहले जो समाज होता था और आज का जो समाज है, तो पहले वाले समाज से आज के समाज ज़्यादा बेहतर होता है। अब आने वाले जो समाज तैयार होंगे, जो अब का समाज है, वो आने वाले जो समाज होंगे उससे बेहतर होंगे। उसके बाद एक क्रांतियों का अर्थ है कि पूर्ण रूपेण और समग्र परिवर्तन। क्रांति का मतलब ये होता है पूर्ण रूप से और समग्र परिवर्तन, सब कुछ परिवर्तन होना चाहिए। वे नकारात्मक ताकत नहीं है, परंतु जैसा कि मार्क्स ने कहा कि इतिहास के इंजन है, इतिहास के एक इंजन है। जबकि क्रांतियाँ की जाए और सफल हो जाए तो क्रांतियाँ समाज को विकास की उच्च अवस्था में ले जाती है। अगर क्रांति करे और उसमें सफलता मिल जाए तो वो क्रांति जो है वो समाज के विकास को उच्चतम स्तर पर ले जाती है। और सातवां है वर्ग समाज का परिणाम होने के कारण राज्य एक वर्ग संस्था है। मतलब कार्ल मार्क्स ने कहा था कि राज्य जो है एक वर्ग संस्था है। ये बड़े जो पूंजीवादी लोग हैं उनके साथ खड़े होते हैं, तो ये तो न निष्पक्ष है ना ही न्यायपूर्ण है, यह एक वर्ग संस्था है। उसमें उन्होंने राज्य को कहा था कि ये एक वर्ग संस्था है, यह पक्षपातपूर्ण, दमनकारी और शोषणकारी संस्था है। उन्होंने कार्ल मार्क्स ने कहा था कि राज्य जो है एक पक्षपातपूर्ण, दमनकारी और शोषणकारी संस्था। अगर आप अपने हक के लिए कोई आवाज़ उठाते हैं तो आपको दमन करके चुप करवाने की कोशिश किया जाएगा। यह एक प्रभुत्वशाली वर्ग की सेवा के लिए अस्तित्व में, प्रभुत्वशाली का मतलब होता है पूंजीपति लोग जो होते हैं उनकी सेवा के लिए हमेशा अस्तित्व में रहते हैं। और उस वर्ग का यह हथियार है, मतलब जो बड़े लोग हैं उनके लिए जो कानून व्यवस्था है वो हथियार के रूप में काम करता है। पूंजीवादी समाज में पूंजीवादी राज और पूंजीपतियों के हितों की रक्षा और उसके प्रोत्साहित करता है। पूंजीवादी जो है वो अपने हितों की रक्षा करने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के काम करते हैं। जबकि समाजवादी समाज में यह कामगार समाज के हितों की रक्षा और प्रोत्साहन करता है। जबकि समाजवादी समाज जो होता है यह कामगार या उनकी रक्षा और उसको जो प्रोत्साहन करता है। समय के साथ समाजवादी समाज पूरी तरह साम्यवादी हो जाएगा, तब राज्य स्वतः विलुप्त हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का कहना था कि समय के साथ साथ जब समाजवादी समाज पूरी तरह साम्यवादी हो जाएगा तो राज्य का जो अस्तित्व है वो बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा। अब मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य में स्वतः विलुप्त हो जाने का अर्थ है कि राज्य गायब हो जाना, अर्थात धीरे धीरे क्रमशः राज्य का ढांचा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। साम्यवादी, उसके बाद है मार्क्सवाद की विशेषताएं। मार्क्सवाद निम्नलिखित रूप से विचारों से इर्द गिर्द घूमता है। मार्क्सवाद जो है निम्नलिखित सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है। पहला, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद उन सब सामान्य सिद्धांतों का कुल योग है जो स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन क्यों और कैसे होते हैं। ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो होता है वो समाज में स्पष्ट करता है कि आखिर परिवर्तन क्यों होता है और कैसे होता है। सामाजिक परिवर्तन भौतिक कारकों के कारण, भौतिक घटकों के कारण और द्वंद्वात्मक भौतिकवादी प्रक्रिया के माध्यम से होते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रक्रिया त्रिस्तरीय प्रक्रिया भी कहलाता है। मार्क्स के अनुसार उत्पादन के संबंध यानी किसी भी समय समाज या समाज पर आधार होते हैं जिन्हें लोगों के बीच सामाजिक संबंध कहा जाता है। मार्क्सवादियों के लिए वे उत्पादन के संबंध हैं। जबकि उत्पादन की शक्तियाँ वे तत्व होती है जो उत्पादन के संबंधों में उत्पन्न होती है, परंतु ये संबंधों के विरुद्ध होने के बावजूद नई विधियों के माध्यम से अधिक उत्पादन का वायदा करती है। यानी इस संबंध के विरुद्ध होने के बावजूद नई विधियों का इस्तेमाल करके वो अधिक उत्पादन का वायदा करता है। और मार्क्सवादी सिद्धांत कहता है कि सारा विकास विरोधियों के बीच संघर्ष के कारण होता है और उन कारणों से होता है जो आर्थिक उत्पादन की नई पद्धति, उत्पादन के संबंधों और विकास की पारंपरिक अवस्था में उत्पादक की शक्तियों के संघर्ष का एक परिणाम। उनका मानना था कि जब दो प्रतिद्वंदी आपस में आमने सामने होते हैं तो इस वजह से विकास का कार्य जो है वो हो जाता है। यानी दो विरोधी अगर संघर्ष करें तो उसमें विकास का कार्य आसानी से सही तरीके से हो जाता है उत्पादन की नई पद्धति का इस्तेमाल करके। ताकत दोनों के गुण है, इसलिए आर्थिक विकास का उच्च स्तर अवस्था है। ऐसी ऐतिहासिक भौतिकवाद को इतिहास की आर्थिक भौतिकवादी
धारावादी व्याख्या भी कहते हैं। अब वर्ग सिद्धांत, मार्क्सवाद व अन्य सिद्धांत। वर्ग सिद्धांत मार्क्सवादियों के विचार में आज तक का इतिहास विरोधी वर्गों के बीच संघर्ष का इतिहास है। मतलब मार्क्सवादी का जो विचार है वो इतिहास विरोधी विचार रहा, उसके संघर्ष के बीच में रहा है। वर्ग संघर्ष वर्ग समाजों की विशेषता है। वर्गहीन समाजों में कोई संघर्ष नहीं होते, क्योंकि ऐसे समाजों में कोई विरोधी वर्ग होते ही नहीं है। मतलब जो गरीब लोग होते हैं उसमें कोई संघर्ष होता ही नहीं है, इन लोगों को कोई लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं, क्योंकि कोई ऊपर नीचे होता नहीं है, इसलिए वहाँ पर कोई संघर्ष होते नहीं है। वर्ग समाजों, दास रखने वाले समाज, सामंती समाज, पूंजीवादी समाज होते हैं। जो वर्ग संघर्ष मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: आर्थिक, सैद्धांतिक और राजनीतिक। मार्क्सवादी क्रांति की पैरवी करता है। मार्क्सवादी कहते हैं कि क्रांति इतिहास का इंजन होती है। जो क्रांति होती है यानी जो आंदोलन होती है वो इतिहास का एक इंजन होती है। क्रांति तब होती है जब उत्पादनों के संबंध का उत्पादन की ताकतों के साथ संघर्ष होता है। क्रांति तब होती है जब उत्पादन के संबंधों का उत्पादन की ताकतों के साथ संघर्ष होता है। अभी उत्पादन की नई पद्धति ओर ले जाता है, वह समाज के पूर्ण परिवर्तन लाती है। मतलब उत्पादन नई पद्धति की ओर तो ले जाती है, लेकिन समाज के अंदर भी पूरी तरह से परिवर्तन ले आता है। यदि संभव हो तो बिना हिंसा के, और यदि आवश्यक हो तो हिंसा से भी क्रांतियाँ की परिवर्तन की सूची है। मतलब अगर संभव हो तो बगैर हिंसा के भी क्रांति ला सकते हो, अगर संभव नहीं है तो क्रांति के साथ भी मतलब हिंसा के साथ भी क्रांति लाई जा सकती है। समग्र परिवर्तन एक समाज का मूल चरित्र में परिवर्तन होता है, यानी पूरी तरह से परिवर्तन जो होता है। और एक है सर्वहारा की तानाशाही का अर्थ होता है कामगार वर्ग का शासन। सर्वहारा की तानाशाही का मतलब ये होता है कि कामगार वर्ग का जो है वो शासन होता है। यह पूंजीवादी समाज के बाद आने वाले साम्यवादी समाज में कामगारों का एक राज्य है, और समाजवादी में समाज में सर्वहारा की तानाशाही उसी भाव में है जैसे कि पूंजीवादी समाज में आर्थिक पूंजीपति की तानाशाही की होती है। और वहाँ पूंजीपति अपनी इच्छा अनुसार शासन करते हैं, यानी पूंजीपति के लोग जो है अपने इच्छा के हिसाब से वहाँ पर शासन करते हैं। सर्वहारा की तानाशाही कामगारों और राज की पूंजीवादी समाज और साम्यवादी के बीच अंतरिम अथवा परिवर्ती प्रबंध के रूप में कार्य करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका गांधीवाद। महात्मा गांधी 1869 से 1948 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वोच्च नेता थे, जिन्होंने 1917 से 1947 तक लगभग 30 वर्ष तक इसका नेतृत्व किया था, यानी अगुवाई किया था। वह एक चिंतक थे। उन्होंने अपने समय के अधिकांश मान्यताओं और सिद्धांतों को चुनौती दी और उसके स्थान पर संभव और युक्त विकल्प भी प्रदान किए थे। गांधी जी मार्क्सवादियों में उदारवादी थे और उदारवादियों में मार्क्सवादी थे, ये दोनों में वो अलग थे। वे सीधा व्यक्तिवादियों में एक लोकतांत्रिक थे, समाजवादियों में व्यक्तिवादी, और वे यथार्थवादियों में आदर्शवादी थे और आदर्शवादियों में यथार्थवादी थे। यानी उन्होंने अपने आप में पूर्व और वर्तमान विचारधाराओं की अच्छी बातों को सहमति कर लिया था, सहमति ने समाहित कर लिया था। पश्चिमी सभ्यता के आलोचक के रूप में थे गांधी जी की पश्चिमी सभ्यता के आलोचक थे, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता के विरुद्ध उनकी शिकायत थी कि यह अध्यात्मकवाद के सार को नष्ट करता है। वे मनुष्य के पश्चाताप रूप को एक प्रामाणिक व्यक्ति मानते हैं जो हार मांस से बना है, परंतु उसमें आत्मा नाम की चीज़ नहीं है। मतलब शरीर तो है लेकिन उसमें आत्मा नहीं है। पश्चिम में प्रचलित राज के मुकाबले गांधी जी ने राम राज की वकालत की थी। मतलब पश्चिमी क्षेत्र देशों में जो राज्य चल रहे थे उसके बदले गांधी जी राम राज की वकालत किया था, क्योंकि चीज़ों के पश्चिमी ढंग से विकेंद्रीकरण के माध्यम से प्रबंध के मुकाबले वह विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। विकेंद्रीकरण मतलब पावरों का बट जाना, वो उसका समर्थन करते थे। भौतिकवाद, औद्योगिकरण, पूंजीवाद के विरुद्ध उन्होंने स्वदेशी कुटीर उद्योग और ट्रस्टशिप के सिद्धांत के पक्ष में सशक्त विचार दिए थे। राज, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग और ट्रस्टशिप क्या होता है? गांधी जी उस प्रकार के राज के प्रशासक नहीं है जो पश्चिम में प्रचलित थे। मतलब गांधी जी उस तरह के राज्यों को समर्थन नहीं करते थे जो पश्चिम देशों में राज थे या प्रचलित थे या चल रहे थे। तो सघन रूप से हिंसा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आत्मा रहित मशीन की तरह है। और इसके विपरीत गांधी जी ने एक अराजकतावादी दार्शनिक रूप से राज्य को
तो किया, परंतु वह अनिच्छा से और केवल जब तक इसकी अत्यंत आवश्यकता हो। यानी राज मतलब गांधी जी भी राज को स्वीकार नहीं करते, लेकिन उन्होंने किया तो सही पर अनिच्छा ढंग से किया था, क्योंकि राज जो है एक हिंसात्मक रूप से प्रतिनिधित्व करता है, हिंसा बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद अराजकतावादी प्रत्येक प्रकार के विरुद्ध होता है। अराजकतावाद राज रहित, सरकार रहित और कानून रहित विधि विहीन सिद्धांत है, और गांधी अहिंसात्मक राज का समर्थक थे। पहला, जो लोगों की सहमति, दूसरा, समाज में लगभग एकता का आधारित हो। गांधी जी ने राजनीतिक और आर्थिक दोनों रूप से सत्ता के विकेंद्रीकरण की वकालत की थी, मतलब पावरों को बांट देने का काम किया था। तो ये था। उसके बाद विकेंद्रीकरण की भावना है कि विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है कि शक्ति का प्रत्येक स्तर पर हस्तांतरण, जो व्यक्ति स्थान इकाई से प्रारंभ होकर के शिखर तक जाती। मतलब जैसे प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री के साथ उसका मंत्रिमंडल होते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री के पास पूरी ताकत नहीं होती, क्योंकि उसके मंत्रिमंडल के पास चला जाता है। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी हर स्तर पर सत्ता का हस्तांतरण होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने ग्राम लघु कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन के माध्यम से ग्राम अर्थव्यवस्था के बारे में, मतलब उन्होंने एक अभियान चलाया था कि ग्रामों के अंदर जो गांव होते हैं, गांव के अंदर भी कुटीर उद्योग होना चाहिए। कुटीर मतलब घरों में काम करने वाले। तो इससे क्या होगा, जो ग्रामीण लोग हैं वो आत्मनिर्भर हो सकते हैं, अपना अर्थव्यवस्था चाहते थे। और स्वदेशी सिद्धांत अवधारणा का वो भावना था, स्वदेशी मतलब अपने देश से बनने वाला, जो हमने अपने बिल्कुल निकट पड़ोसी की सेवा करने की अपेक्षा रखती है और बहुत दूर उत्पादित हुई वस्तुओं की तुलना में पड़ोस में उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करें। मतलब जो बहुत दूर वस्तु जो उत्पादित हो करके आते हैं हमारे देश में बिकने के लिए, उससे अच्छा है कि जो हमारे पड़ोस में बना हुआ चीज़ है उसी को खरीदें। उसके बाद अगला है, गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत अद्वितीय है, इसलिए उन्होंने इसका लक्ष्य पूंजी और श्रम के बीच मधुर संबंध स्थापित करना है। मतलब उसका ट्रस्टीशिप सिद्धांत का मतलब ये था कि जो पूंजीपति लोग थे और जो मजदूर लोग थे उनके बीच मधुर संबंध स्थापित करना है। सारी संपत्ति को पूरे समुदाय की संपत्ति घोषित कर गांधी जी ने पैरवी की थी। मतलब जो संपत्ति आपके पास है उसे घोषित कर दीजिए कि सारे लोगों का संपत्ति है, और उस पैसे पर अधिकार सभी का है। आवश्यकता पूरी होती है, जैसे जिसको आवश्यकता है उसको हिसाब अपने पूरी करने के लिए वो उसमें से ले सकते हैं। उसके बाद है निष्कर्ष, मार्क्सवादी कामगार वर्ग राजनीतिक दर्शन जो समानता, सामाजिक न्याय, सभी प्रकार की शोषण की संपत्ति प्रत्येक एवं सबके लिए रोजगार के साथ साथ नियोजित अर्थव्यवस्था की वकालत करता है। और गांधीवादी सत्य और अहिंसात्मक राजनीतिक दर्शन है और मानवता के सभी समस्याओं का एक वैकल्पिक समाधान, विश्व की सभी प्रमुख राजनीतिक विचारधाराओं का संश्लेषण होता है। तो ये इसका कंक्लूजन है, यानी निष्कर्ष है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा। धन्यवाद।